1947 में देश के बंटवारे पर सिग्नेचर आरएसएस ने किए थे। नहीं, सुनना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। 1947 में जब धर्म के नाम पर देश में बंटवारा हुआ था तो आरएसएस ने सिग्नेचर करे थे। वंदे मातरम को पूरा गाने से रोका गया था, कांग्रेस ने रोका था, क्या आरएसएस ने रोका था? पॉइंट नंबर 3 मैं आपसे पूछता हूं। अब मुझे यह भी बताइए, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो आरएसएस की सपोर्ट वाली सरकार थी क्या? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जवाब दीजिए इस बात का। बताऊं और कौन कौन से दंगे हुए थे? 84 के दंगे हुए थे इस देश के अंदर। सिखों का लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व के दिन चल रहे हैं, सिखों का नरसंहार हुआ था। आरएसएस की समर्थन वाली सरकार थी क्या इस देश के अंदर? और उस 1984 के दंगे ने आज हिंदुओं और सिखों के बीच में एक बड़ी खाई पैदा कर दी। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो तत्कालीन सरकार जिम्मेदार थी। और आपको लगता है ऐसा? 1947 के अंदर फराज किदवई साहब, जब देश का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर, तो आरएसएस ने सिग्नेचर करे थे क्या? अमीर जी, अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए, मुजफ्फरनगर दंगों की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस दंगों के लिए कन्विक्ट हुए थे माननीय उच्च न्यायालय में। मैं तो नाम ले रहा हूं विक्रम सैनी। और दूसरी बात यह है कि सरदार पटेल ने एक और आरोप लगे कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे थे। अजय आलोक मुजफ्फरनगर के दंगों के समय भाई साहब, जब दंगे हो रहे थे तो अखिलेश यादव जी सैफई में नाच देख रहे थे। फिल्म सितारों का नाच, सैफई महोत्सव चल रहा था। आप तो वो महान पार्टी हैं, वो महान इंसान हैं जिसने कार सेवकों को गोलियां चलवाई। आप वो महान इंसान हैं जो बाबरी ढांचा गिरने के बाद आपके नेता खुलेआम दंगे करवा रहे थे मुसलमानों की तरफ से पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में, जिसमें आपके नेता पकड़े भी गए थे जब प्रेसिडेंट रूल लगा था, बाद में आपकी सरकार आई तो सब छूट गए, सब लाइन से छूट गए। मायावती जी की सरकार आई, मुलायम सिंह जी पे चार्जेस फ्रेम किए गए, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, सारे चार्जेस गायब हो गए। आप तो वो व्यक्ति हैं जिसमें आजम खान पे केस लगा हुआ था दंगों का, आपने आजम खान पे केस हटा लिया। मुस्लिम आपको एक क्रोनोलॉजी बताता हूँ। ये सब जितने लोक दल वाले थे अमीश 1970-60 के दशक में, ये सब राम मनोहर लोहिया के शिष्य, जेपी के शिष्य लोग जितने थे, इन सबको मुसलमान पूछता नहीं था। कांग्रेस मुसलमान को सोटती भी थी और सहलाती भी थी। इमरजेंसी में सोटा तुर्कमान गेट पे, कैस्ट्रेशन करवाया, उसका सहला दिया, कभी शाहबानो ला के सहला दिया, कभी संविधान में सेकुलर घुसा के सहला दिया। कांग्रेस दोनों काम करती थी। 1989 में जब मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ, पहली बार मुसलमानों का डेविएशन इन लोक दल वालों की तरफ हुआ, क्योंकि हिंदू लोग जितने थे इनके समर्थक, कांग्रेस के समर्थक, वो आज ही जा गए थे कांग्रेस से। थक हार के उन्होंने समाजवादी पार्टी को और बिहार में जनता दल को, यूपी और बिहार दोनों में जनता दल था, उसको वोट दिया वीपी सिंह के प्रभाव में आके। तब पहली बार मुसलमानों को लगा कह रहे ये तो हमें लीड कर सकता है। उसके बाद लालू यादव को यहाँ ने अरेस्ट कर लिया है आडवाणी जी को, एक मुसलमानों में मूवमेंट बनी, अरे हमारा मिल गया मसीहा, बिहार में लालू, उत्तर प्रदेश में मुलायम। और यही फिनोमिना पैन इंडिया मुस्लिम डिवीजन फिनोमिना पूरे देश में चली और हर जगह रीजनल छत्रप मुसलमानों का समर्थन पापा के भाईजानों के किंग बनते चले गए। कांग्रेस अलग थलग पड़ते चली गई। आज वही कांग्रेस ने वापस मुहिम चलाई है मुसलमानों के जोड़ने की, और आज देश का मुसलमान सोचता है कि देशव्यापी कोई लड़ाई लड़ेगा भाजपा से तो भाई कांग्रेस लड़ सकती है। इनकी परेशानी तो यहां है, इसलिए मदनी जैसे फ्रॉड लोग को सामने ला ला के भावनाएं भड़काते मुसलमानों की नहीं समाजवादी पार्टी तुम्हारा भला कर सकती है और कुछ नहीं। एआईएमएम क्या कर रही है? यही तो कर रही है। मुसलमानों का अकेला नेता मैं हूं, मुस्लिम लीग बनाना चाहते हैं। सरदार पटेल की बात करते हैं फयाफरा साहब, 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब मोहम्मद इस्माइल ने कहा था कि मुसलमानों को शरिया फॉलो करने दिया जाए, तब सरदार पटेल के क्या बोलते हैं? जितनी सांप्रदायिक पार्टी थी, जितनी मुसलमानों के नाम पे पार्टी थी, पाकिस्तान चली गई। अजय भाई, नाम आपका नाम शादाब कब हुआ? मुबारक हो, आपका नाम शादाब हुआ। मुबारक हो, मुबारक। अब वो मुस्लिम लीग पार्ट 2 आज भी एग्जिस्ट करती है केरला में। ओके शादाब चौहान, और उसी मुस्लिम लीग पार्ट 2 को भाईजान पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। आप मुबारक हो, आप शादाब हो गए। मुबारक हो अजय भाई, आपके समय में नहीं बोलूंगा मैं। लेट मी कंप्लीट। बोलिए शादाब बाबू अपनी बात को। आज चौहान भी हो गए, चलिए देखिए पूरा नाम बोल दिए, तब चौहान भी हो गए। हाँ बिल्कुल है, गर्व है। हाँ बिल्कुल गर्व है। अजय भाई ने बहुत सारी बातें कही, मुझे उससे एतराज़ नहीं, लेकिन मुझे एक आपत्तिजनक भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया। इन्होंने मदनी साहब को फ्रॉड कहा। मौलाना अरशद मदनी साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, आलिम दीन हैं, और हम सब उनका एहतराम करते हैं और देश भर में उनको एक रेस्पेक्ट दी जाती है, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। वैचारिक मतभेद होना अलग बात है, लेकिन शब्दों की मर्यादा नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात, आरएसएस और कांग्रेस का मैं कनेक्शन बताना चाहता हूं सिर्फ।
1925 में जब कांग्रेस बनी, जो हेगडेवार जी ने बनाई, हेगडेवार जी विदर्भा रीजन के सचिव थे कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद जो जनसंघ बनी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जो थे नेहरू कैबिनेट के मिनिस्टर थे, और जितने भी फसाद हुए और सब चीज हुए, जितने लोग गए, 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा जो हैं, जो आज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने उनको कुत्ते का बिस्किट खिलाया, वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगे। एक दिन में विचारधारा नहीं बदलती। अगर मैं कल को पार्टी भी बदल दूंगा, मेरी विचारधारा थोड़ी बदल जाएगी। तो ये जितने बीजेपी में नेता आए हैं कांग्रेस में आने के बाद जहर उगलते हैं, ये सब के सब जहर जो है वो कांग्रेस से सीख करके आए हैं। और आरएसएस ने कांग्रेस को बूढ़ी मां मान करके छोड़ दिया और अपनी बीजेपी को अपना लिया। आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के दो रुख हैं, और इन्होंने मिलकर के दंगे फसाद के नाम पर सारे षड्यंत्र को रचा है। और मुसलमानों के लिए दोनों के दोनों ने विवेक इज द काउंटर पॉइंट। ओके विवेक इज द काउंटर पॉइंट। विवेक कितने गिरी? एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन शादाब के लिए, एक लाइन। हाँ बोलिए अजय लोग बोलिए अजय लोग बोलिए एक लाइन। अगर कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी एक ही है तो एआईएमएमआईएम और समाजवादी पार्टी, इनको तो गठबंधन में होना चाहिए। यूपी में कर रहे हैं गठबंधन, अनाउंस कर दें, मिलके लड़ ले चुनाव। ओके विवेक कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, दोनों आरएसएस के। ओके विवेक, शदाब चौहान की थ्योरी से आप एग्री करते हैं? ओके विवेक, ओके न्यू एंगल। ओके शदाब वर्सेस विवेक, विवेक मेक योर पॉइंट। नहीं जी नहीं मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। लाल खतरा है, में कमियां हैं और मैं हाँ नहीं सुनिए, और एक तो सबसे पहली चीज़ है, ठीक है इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 100 से ऊपर जो मेंबर पार्लियामेंट है बीजेपी में वो कांग्रेस या अन्य पार्टियों से आए हैं, और ये एक चिंता का विषय ज़रूर है। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस संघ से मिली हुई है, कांग्रेस आइडियोलॉजिकली सेकुलर नहीं है, ये एब्सोल्युटली गलत है। हमारी कांग्रेस के साथ एज अ लेफ्टिस्ट मुखालिफत राय रही है। हमारी पहली सरकार 1950 के दशक में नेहरू जी ने हटाई। आरएसएस ने 50 साल जब तिरंगा नहीं लहराया तो कितने नोटिस दिए गए? सर वेट कितने नोटिस दिए गए? आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट जरा मेरी बात को सुनिए। आपने गोडसे को फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट आप ये कह सकते हैं, आप मदनी साहब ने, सुनिए आप मदनी साहब को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मदनी साहब ने ये नहीं कहा है कि कांग्रेस सेकुलर नहीं है, मदनी साहब ने ये नहीं कहा है कि कांग्रेस संघ के साथ है। मदनी साहब ने ये कहा है कि कांग्रेस मदनी साहब ने आईना दिखा दिया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, संघ के इशारे पे मदनी साहब ने, और एमआईएम ऐसा नहीं कहा मदनी साहब ने। सबको और ये डिबेट हिंदू मुसलमान नहीं है, बिल्कुल नहीं कहा है, एब्सोल्युटली नॉट। और कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, कम्युनिस्टों के कहने पे 42nd अमेंडमेंट में सेकुलर और सोशलिस्ट सब फिर से रिट्रेट किया गया, क्योंकि जो मूलभूत आत्मा थी अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके अंदर सारे के सारे क्लॉजेस सेकुलर थे, उसको रिट्रेट करना, क्योंकि आप मुझे विवेक जी, मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं, कांग्रेस और आप दोनों के दोनों जवाब दे दें कि क्या हेगडेवार जी आपकी कांग्रेस के सेक्रेटरी विदर्भा के थे या नहीं थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आप नेहरू कैबिनेट के मिनिस्टर थे नहीं थे? हिमंता आपकी पार्टी में थे या नहीं थे? आपके बीजेपी के जो 10 प्रवक्ता हैं, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं थी, अधिकतर कांग्रेस ही थी। लेकिन जब कांग्रेस परिवारवाद की तरफ बढ़ती गई, पार्टियां बनती गई। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिसएग्री करते वो निकले, डॉक्टर अंबेडकर निकले कांग्रेस से, और डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने ही चुनाव हरवाया। जो अंबेडकर की दुहाई देते हैं उन कांग्रेस ने चुनाव हरवाया। उसके बाद ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली, जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस से निकले। मुसलमान ने इस्तीफा दिया, मिदनापुर से एक मुसलमान ने इस्तीफा देकर के उनको पार्लियामेंट भिजवाया बाबा साहब अंबेडकर को, क्यों? हम उनके क्वालिटी का सम्मान करते थे, और इसीलिए कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर संविधान नहीं बनाते तो आज भारत को हिंदू राष्ट्र ये लोग बनाते। हमारा यही लक्ष्य है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा हो, और जितने लोग बीजेपी देश के मालिक बनकर आप संविधान की रक्षा कर रहे हैं, देश के मालिक बनकर आप संविधान की रक्षा कर रहे हैं, देश के मालिक बनकर संविधान की रक्षा कर रहे हैं। हम देश तो सबका है ना, मालिक कौन हो सकता है? देश के नागरिक सबका है। देश तो देश के मालिक हम हैं। देश सबका है। नहीं, ये थोड़ी बोला देश सबका है, बोला देश के मालिक हम हैं, हम किराएदार नहीं है, मालिक है। के मालिक हम हैं। फिर तो दूसरी तरफ से बयान आएगा कि देश के मालिक हम हैं, और इसकी रक्षा करना जिम्मेदारी हमारी है। ओके अजय लोग, देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, अजय लोग। और हम जब ऑपरेशन को ऑडियो खोलिए, ओवैसी साहब ने, ये पता होना चाहिए कि 1946 में जो नेहरू जी की
1946 में जब नेहरू जी ने क्राउन प्रिंस की सौगंध लेके प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, ब्रिटिश क्राउन की शपथ लेके, तो उसमें यह नियम था कि वो नेशनल गवर्नमेंट थी जिसमें हर पार्टी का नुमाइंदा होगा। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, अपनी मर्जी से नहीं थे, वो एक नेशनल गवर्नमेंट थी और वो किसी की चुनी हुई सरकार नहीं थी। चुनी हुई सरकार जब 1951 में आई तो सब कोई अलग अलग चुनाव लड़े थे। पहली बात तो ये जान जाइए, इसलिए बार बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सरकार का हिस्सा बनाने की कोशिश मत कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, बहुत अच्छा लगा अभी मुझे जब विवेक श्रीवास्तव ने ये बात कही कि कम्युनिस्टों से सलाह मशविरा करके 1976 में सेकुलर और सोशलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। उस वक्त कम्युनिस्टों का नेता कौन था? माओ। उस वक्त यूएसएसआर था, सिर्फ रशिया नहीं था, यूएसएसआर था और माओ था नेता जिसने कांग्रेसियों की मदद की। तो ये मान चुके हैं कि कांग्रेस हमेशा से विदेशी ताकतों को इन्फ्लुएंस में आकर इस देश का संविधान तक बदल देती है। यह मान लिया आज विवेक श्रीवास्तव ने। यही बात तो हम कह रहे हैं कि पिछले 70 वर्षों से कोई ना कोई विदेशी शक्ति हमें डोमिनेट करती रही। आज क्यों नहीं करती है? 11 साल से हम पे सैंक्शन लगा देती है। वाजपेयी जी पे सैंक्शन लगा दिया था, नरसिम्हा राव ने तब तक किताब में लिख दिया 96 में, नाउ आई एम नॉट अफ्रेड बिकॉज जॉर्ज बुश इज स्टैंडिंग एट माई बैक। अरे आप लोगों ने देश बेचा है, सारे लोगों ने, चाहे वो कम्युनिस्ट हो चाहे कांग्रेसी हो। सफाइयों की तो औकात नहीं हुई देश बेचने की, कभी इस पोजीशन पे नहीं आए। उत्तर प्रदेश बेच दिया और एआईएम एक रजाकार आर्मी को रिप्रेजेंट करने वाली सेना जिससे भारतीय गणराज्य में मिलने के लिए लड़ाई लड़ी। अरे हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं सर, भारत को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, संविधान की बात हमारे करेगा। बुजुर्गों ने अंग्रेजों से सावरकर की तरह ओवैसी जी के पूर्वज, सुनिए सुनिए, रजाकार आर्मी के हेड कौन थे? ओवैसी जी के पूर्वज, जिन्होंने भारतीय सेना से लड़ाई लड़ी इस भारतीय गणराज्य में शामिल होने के लिए। सच है कि नहीं? बोलिए। ओके, ये बात करेंगे संविधान की यहां में बैठ के। जानकारी गलत है आपको, आप सुन लीजिए। पहली कोई गलत जानकारी नहीं है। सुरजापुरी मुसलमान जो भी आज बसे हुए बिहार में ना, और उधर बांग्लादेश में और बंगाल में, ये सब वही रजाकार भागे हुए। अजय भाई इतना क्यों हाइपर क्यों हो रहे हैं आप? अरे सवाल जवाब सुन लीजिए सर। हाइपर नहीं, आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप शादाब चौहान है ना, आपको रजाकारों की सच्चाई पता नहीं है क्योंकि आप शादाब चौहान है। अरे भाई सुन तो लीजिए अजय भाई सुन लीजिए, मुझे बात मालूम है। आप मुझे 10 लोगों का नाम बता दीजिए जो संघ से जुड़े हुए थे और देश के लिए प्राणों की आहुति दी। मैं चुनौती देता हूं। और सावरकर जी अंग्रेजों 10 नहीं, लिस्ट है भाई। किस बात की फ्रीडम स्ट्रगल निकाल के देखो, अंग्रेज के समय हमेशा सबसे ज्यादा आरएसएस के लोग ही जेल में थे। जो वफादार थे वो रह गए। हमने भारत को चुना है सर। 1947